हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या दे रखा है। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब में यज्ञ के एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख के स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़ों को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अपने यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अब यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ के आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इनके लिए उन्हें उपहारों में सम्मिलित किया जाता था। अवश्य यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों ने राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाकखाल के रूप में अवशिष्ट आसन को बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा को सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों को गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना वह था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठान को शामिल नहीं किया जाता था। जो राजा थे वो मतलब जो राजा जब चुने जाते थे तब एक यज्ञ होता था। उसमें मतलब दो राजा में लड़ाई हुआ करती थी। अगर जो राजा जीतता था उसी को राजा माना जाता था और उसके लिए यज्ञ वगैरह भी किए जाते थे, तब राजा बनता था। तो अब दिया आगे जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जनक के राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जनक के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जन्म मानचित्र वो पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। पुरातत्व के इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई गई हैं। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ का हस्तिनापुर और एटा के पास अतरखेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरातनों को कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है कि बर्तनों की चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं को ज्यामितीय आकृति के रूप में है। मतलब जो पहले के जो बर्तन थे उसको खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। उन्हें कुछ शेष के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिनके महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्रों में 4 में महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों को किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की आधी दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं को आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को शक्ति के प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वालों लोगों और उस क्षेत्र में नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या को ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा।
इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों की नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संवत आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा त्रिग्वेद और राजाओं किस प्रकार विभिन्न कर 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 क्या होता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, फर्स्ट कारीगरों पर ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों और जानवरों उत्पादों के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान का कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल के प्राप्त वस्तुओं को देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी को फाल की तुलना में लोहे के फाल में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ाई गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों के बीच छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे पककर तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। मतलब जितना ज़्यादा उनको आसानी से मतलब जो फल होते थे उनको जोता जाता था, उनकी उपज बढ़ी थी। दूसरे लोगों को धान और रोपण शुरू किया गया, उसमें बीज छिड़ककर धान उगाने की बजाय धान की पौध को तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। और उसकी तुलना आज से के ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण मगध मानचित्र। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, फर्स्ट सेकंड का जल वितरण और थर्ड का जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे, अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 वस्तुओं ही शक्तिशाली शासक भीमेश्वर तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र एक महाद्वीप के भीतर पश्चिम भाग को फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों का मगध राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। दूसरी तरफ सफल न होने पर वह विजय मिस्र में पश्चिम एशिया के राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपद्वीप व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया और उसे मगध की ओर कूच करना चाहा। उसने सिपाहियों को इनकार कर दिया और वे इस बात से भयभीत थे कि भारत में शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वजीर, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध और शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नजदीक में वजीर राजा था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, जहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ का कई शासक होते थे, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों से एक संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु और आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां और दास को कम कर इन सभाओं के हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब इस तरीके से जो वजीर के लोग जो थे, मतलब जैसे कि तुम शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक वजीर से राज्य भी था जिसकी राजधानी भी बिहार थी। और अलग ही किस्म का जो गण और संघ कहते थे, वे शासक होते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था।
और राजाओं के अनुष्ठानों को संपन्न करते थे और सभा में बैठकर विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है, और उससे निपटने के लिए चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास और कमगण इन सभाओं को हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसी प्रकार ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।